फिफ्थ हाउस हमारा एक तरीके से जुए का घर है, स्पेकुलेशन जिसे हम वर्ड यूज करते हैं। जब फिफ्थ का कनेक्शन कुछ और घरों से बनता है तब जाके हम ये कहते हैं इस आदमी में ये पोटेंशियल है कि ये एस्ट्रोलॉजी के बेस के ऊपर वजह से, जिसके अंदर हम गणना से ये बता सकते हैं, ये शेयर मार्केट या स्पेकुलेशन मार्केट्स की तरफ को जा सकते हैं। कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी में जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि ये करे, इस कंपनी का शेयर उठेगा या नहीं उठेगा। आदमी तो डिसाइड हो गया ये कर सकता है, चलो एक पार्ट फाइनल कर दिया हमने आज। अगला पार्ट ये है कि कहाँ पैसा लगाए, वो मैंने एक जर्नल ट्रेडिंग का पैटर्न दे दिया, लेकिन उसके अंदर भी किस कंपनी का शेयर उठेगा, किस कंपनी का नहीं उठेगा। देखिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, साथ में एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं आपको ना एक विद डिस्क्लेमर ये बता रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं, सिर्फ ये समझाने के लिए कि सोच समझ के उतरिए। ना मैं आपको ये कह रहा हूँ मत उतरिए, ना ही मैं ये आपको कह रहा हूँ कि उतर जाइए। मेरा कहना ये सोच समझ के उतरिए, क्योंकि जब भी स्पेकुलेशन जुआ खेलना है तो आपको तो करेज चाहिए बिना उसके तो काम नहीं होगा। तो आज हम जितना भी डेटा आपसे बात करेंगे ना, मैं इसीलिए अपने सामने ये आईपैड लेके भी बैठा हूँ, क्योंकि अगर ये आईपैड इसलिए लिया है क्योंकि मैंने पिछले 20 इयर्स का 20 साल का एक रिसर्च पैटर्न इसमें रखा हुआ है, जिसके बेस में आपको 2025 का जो होने वाला है उसका प्रोबेबिलिटी रेशियोस बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रेंथ से दिख सकते हैं। जी। हेलो नमस्ते, मैं हूँ आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। और आज एक और ख़ास पॉडकास्ट है और बहुत अच्छी अच्छी बातें होने वाली हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बात होने वाली है जो आपसे और हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम बात करेंगे प्रेडिक्शंस के ऊपर। साल अभी शुरू हुआ है, कैसा जाने वाला है, स्टॉक मार्केट का क्या हाल होने वाला है, गोल्ड रेट्स की क्या बात होने वाली है, क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने वाले हैं, इस पर बात होगी। साथ ही हम बात करेंगे AI कैसे ओवर पावर करने वाला है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उन सब पर बात होगी। बजट भी आने वाला है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही खास और पावरफुल इंसान जुड़ चुके हैं, गुरुजी डॉक्टर राज सैनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री में। थैंक यू। हमारी जब भी बातचीत होती है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे ना हमेशा क्यूरियस कर जाती है कि हम जब बातचीत ख़त्म भी हो जाती है ना, मैं उसी थॉट्स में रहती हूँ कि हाँ अच्छा अब ये सवाल मिला है, अब उसका जवाब ढूंढना है। और ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स के साथ भी है। तो आज हम फाइनेंस पे बात करने वाले हैं, किस तरह से साल 2025 की फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटस रहने वाला है इन जनरल टर्म्स। देखिए अगर हमें यहाँ तक पहुँचना है ना कि 2025 में क्या होने वाला है, तो हमेशा ना हमारे को ना, हम फाइनेंशियल मार्केट क्योंकि बहुत लॉजिक्स पे भी काम करते हैं, तो हमारे को ना हमेशा हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर, पीछे का जो पास्ट में हुआ है उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, या वो समझना ज़रूरी बहुत है कि ट्रेंड क्या गया जी। क्योंकि शेयर मार्केट में आज की डेट में तो बहुत सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर, वो आजकल वो सारी थ्योरीज चीज़ें सब लगाने लग गए। तो पहला सवाल आता है, क्या शेयर मार्केट सबके लिए है? फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, चलो सबके लिए नहीं है तो क्या मेरे लिए है या नहीं है? फिर उससे अगली अगर हम एलिमेंट्स में जाएं तो शेयर मार्केट्स के अंदर भी अगर हम जाएं तो सिर्फ शेयर्स नहीं देखते, फॉरेक्स है जी, कहते हैं उसके पल्सेस एंड वो सारे प्रोडक्ट्स हो गए, फिर उसके अलावा मेटल्स भी आ गए हैं, और आज की डेट में एक नई चीज़ बिटकॉइंस जैसे क्रिप्टो करेंसी, ये भी आ गया है। तो अगर मेरे लिए है तो इनमें से मेरे लिए कौन सा है? तो जब हम इस चीज़ों को अगर डिफाइन करना शुरू करते हैं ना, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कर भी सकते हैं या करना भी चाहिए। इंटरेस्टिंग तो बहुत है। क्यों इंटरेस्टिंग है? कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जुआ है। जुआ ये है, मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे काम किया कि कल बढ़ेगा कल गिरेगा जी, मैंने पैसे का उसमें एक पॉइंट डाल दिया और उसमें से मैं कमाऊंगा। या फिर मैंने एक शेयर खरीदा, कहेंगे लॉन्ग टर्म तो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, मैंने एक शेयर खरीदा, वो शेयर मेरा डबल हो जाएगा 5 साल में, 10 साल में। और आजकल एक बहुत फेमस टर्म चल रही है पेनी स्टॉक जी। पेनी स्टॉक क्या होता है? वो जो बहुत छोटे से पैसे का होता है, फिर ये समझाया जाता है ये 50 टाइम्स बढ़ जाएगा। फिर मैंने बहुत सारे ना ज्ञान भी देखे, जब ये एनालिसिस करना शुरू किया, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का चीज़ों का समझना शुरू किया, बहुतों से तो मैं पर्सनली मिला जाके समझने के लिए
क्योंकि मेरा मानना ये है जब तक आपके पास रिसर्च नहीं है तो हर चीज़ फेल है। हर चीज़ फेल है डेफिनेटली। तो वो मेरे को कहते ये वाला देखिए, ये स्टॉक मैंने बताया था 50 टाइम्स हुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मान लिया। कह रहा मैंने कहा किसको बताया? कह रहा मैंने अपने दोस्तों को बताया, सब ने कमाया, मैंने भी कमाया। 50 पैसे का था, ये ऑलमोस्ट कहते हैं 1000 के आसपास पहुंच गया। ओके करके समझाया। मैंने कहा अच्छा आज तक कितने स्टॉक्स पे ऐसे काम किया? कहते बहुत, हमने तो बहुत रेगुलरली करता हूँ, एक एक टाइम में 3-3 4-4 मेरे पास ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो पेनी स्टॉक आगे जाके बहुत बढ़ते हैं। मैंने कहा चलो ये तो ठीक है आपकी, अब रिसर्च बेस के लिए ऐसे कितने स्टॉक्स के ऊपर आपने काम किया जो आज तक बढ़ गए? मेरे को कहता मेरे पास आज की डेट में 200 to 500 के बीच का डिफरेंस है, जिसमें से 200 तो प्रूवन बड़े थे और मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया था। देन फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजर के साथ में क्वेश्चन ये था कितने पैसे लगाए थे? कहते एक टाइम में 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए मिनिमम लगा लेते थे। तो हमने हिसाब लगाया, अगर आपने कहते 50,000 लगाए तो 10 लाख बन गए। तो आपने तो लाखों और करा। हाँ बहुत अच्छा, मैंने तो बहुतों को बहुत अमीर बनाया। तो मेरा अगला क्वेश्चन सीधा उनके पास ये आया, आपके पास 1000 करोड़ तो होंगे ना घर में? ऑब्वियसली होने चाहिए फिर तो। बस वहीं जाके मैथमेटिक्स फेल हो गई। जैसे आजकल एडवर्टाइजमेंट चलती है ना कि हमने 1 लाख चार्ट पढ़े, एज देखी मैंने उनके 1 लाख चार्ट जो बहुत फेमस चल रहे हैं, उनकी एज 30 साल। चलो अगर उन्होंने 15-16 साल की एज से भी एस्ट्रोलॉजी शुरू कर ली तो एक दिन में कितने चार्ट्स पढ़ते होंगे? जो 1 लाख चार्ट्स की गणना कर ली, उसी टाइम मैथमेटिक्स फेल हो फेल हो गई। तो बातें और उसकी रियलिटी के अंदर दो डिफरेंस है। रियलिटी ये है किसको करना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए। 5th हाउस, 5वां घर हमारा जुए का घर है एक तरीके से। उसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, पैशन भी आता है, बच्चा भी आता है, स्टडीज भी आती हैं, बहुत कुछ 5th हाउस में, 5th हाउस में अकेले में। लेकिन 5th हाउस हमारा एक तरीके से जुए का घर है, स्पेकुलेशन जिसे हम वर्ड यूज करते हैं। जब 5th का कनेक्शन कुछ और घरों से बनता है तब जाके हम ये कहते हैं इस आदमी में ये पोटेंशियल है कि ये एस्ट्रोलॉजी के बेस के ऊपर वजह से, जिसके अंदर हम गणना से ये बता सकते हैं, ये शेयर मार्केट या स्पेकुलेशन मार्केट्स की तरफ को जा सकता है। 5th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, कोई मेलेफिक नहीं होनी चाहिए, पाप करतारी में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा उसका कनेक्शन बाकी और घरों के साथ बनना चाहिए, किसी भी बेसिस पे बन सकता है, लॉर्डशिप से बन सकता है, दशा से भी बन जाता है, प्लेसमेंट से भी बन जाता है, एक्सचेंज से भी बन जाता है, नज़र से, दृष्टि से भी बन जाता है। तो 5वें का जब कनेक्शन बनता है, जैसे 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और दूसरे से, ये पूरी कॉम्बिनेशन बनती है जब हम कहते हैं शेयर मार्केट से बचाएगा। कैसे? 8वां घर है हमारा सडन गेन, सट्टा तो वहीं से होगा। जिस वर्ड में सट्टा यूज कर रहा हूँ, मतलब कहीं से भी हमें पैसा लगा के इंस्टेंट गेन चाहिए तो वहीं से होगा, इंस्टेंट मनी। करेक्ट। 9th हाउस मेरा 9वां घर, लक। मेरी किस्मत ही साथ नहीं देगी तो मैं क्या कर लूंगा। 10वां घर मेरा प्रोफेशन, क्योंकि जब मैं पैसे लगाऊंगा तो प्रोफेशनली सोचना पड़ेगा जी। 11वां घर मेरा इनकम का, अगर मेरे को इनकम ही आने का आसार नहीं है तो 5वें से इनकम नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा। और दूसरा सेविंग, तो मैं जब कुछ पैसे लगा के कमाऊंगा तो कुछ सेव भी तो करूंगा। मेरा लॉक कर तो 2nd हाउस है। तो अगर हम सीधी कॉम्बिनेशंस की बात बोलें तो सबसे पहले ये आता है। ओके। फिर उसके बाद 2nd रोल शुरू होता है हमारे प्लैनेट्स का। सबसे बड़ा प्लैनेट हमेशा हम मरकरी मान के चलते हैं। क्यों हम मरकरी? हम यहाँ स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं। मरकरी के बारे में बहुत जगह लिखा हुआ आता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की, कोई भी ट्रेडिंग जिसमें वर्ड यूज हो रहा है, कुछ भी करना तो मरकरी का रोल आएगा। मरकरी क्यों? क्योंकि वो हमारे माइंड यानी नंबर्स का कारक माना जाता है या फिर बिजनेस का कारक माना जाता है। ओके। इसके अलावा और कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं? इसके अलावा हमारा सबसे अगला रोल शुरू होता है, वो है राहु का, जो अचानक आपको बनाएगा भी, गिराएगा भी। लेकिन अगर आपको डे ट्रेडिंग टाइप में कुछ वो चाहिए तो राहु का रोल बहुत प्रोमिनेंस में आता है। तो राहु 5th में आ जाए, राहु 8th में आ जाए, राहु 11th में आ जाए, एंड कोई भी नेगेटिविटी को जनरेट ना करे और अपनी मूवमेंट या दशाओं के हिसाब से पॉजिटिव उसमें घूम रहा हो, गेन्स दे देगा। ओके। उसके अलावा अगर हमें
आगे चलना हो जुपिटर, क्योंकि इन्हांसमेंट भी वही करेगा, रोल भी वही पैदा करेगा जब पैसे के अंदर कॉम्बिनेशन में जाएगा। इसमें फिर शनि का रोल भी आ जाता है कि हमारे कर्म, अगर हमारे कर्मों का एक्शन यानी कैलकुलेटिव विद सिस्टमैटिक वे, स्लो, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, अगर मैंने कैलकुलेट सही तरह किया तो शनि। एंड लास्टली मंगल, क्योंकि जब भी स्पेकुलेशन जुआ खेलना है तो आपको तो करेज चाहिए बिना उसके तो काम ही नहीं होगा। तो आज हम जितना भी डेटा आपसे बात करेंगे ना, मैं इसीलिए अपने सामने ये आईपैड लेके भी बैठा हूँ, क्योंकि अगर ये आईपैड इसलिए लिया है क्योंकि मैंने पिछले 20 इयर्स का 20 साल का एक रिसर्च पैटर्न इसमें रखा हुआ है, जिसके बेस में आपको 2025 का जो होने वाला है उसका प्रोबेबिलिटी रेशियोस बहुत स्ट्रांग और बहुत स्ट्रेंथ से दिख सकते हैं जी। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स के ऊपर इस हिसाब से लेके जा रहे हैं डेफिनेटली। तो ये वाले कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर हम चलें तो ये लोग हैं जो इसमें शेयर मार्केट में आ सकते हैं। उसके अलावा हम प्लैनेट्स यानी ग्रहों के बल देखते हैं, उनको चेष्टा बल मिल रहा है, शद बल कितना स्ट्रांग है, दिग्बली हो रखा है या नहीं हो रखा। अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो वही प्लैनेट जिन्होंने आपको गेन देने वही फेल हो जाएंगे। क्या वो फिर लॉसेस की तरफ ले जाते हैं? 100%। शेयर मार्केट तो है ही प्रॉफिट एंड लॉसेस। फिर उसके अलावा अगला रोल अगर हम जाएं तो हम इसमें गणना करने का सिस्टम ना भवत भावम कहते हैं कैलकुलेशन पैटर्न से करते हैं। भवत भावम ये है, 5th का जो लॉर्ड है वो अपने से 6th में, 8th में या 12th में बैठ जाए तो उसी टाइम नेगेटिव हो जाता है इंस्टेंटली। तो चांस लेना बहुत रिस्की हो जाता है। 5th का लॉर्ड जाके 4th में बैठ जाए तो मेरे को लैंड रिलेटेड चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो मेरे को लैंड और ट्रेडिंग के ऊपर चले जाना चाहिए। अगर वो जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशंस बनाता है और सैटर्न के साथ कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस बनाता है तो हम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ कर लीजिए जहाँ पे आप पूरा फेथ और बिलीफ के साथ पैसा लगाएंगे और आपके पास लॉजिक्स क्लियर होंगे तो पैसा कमा लेंगे। तो ये कॉम्बिनेशंस इसके अप एंड डाउन हो जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ किस किस में है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे सन है तो कौन सा मेटल या कौन सी चीज़ में जाना चाहिए। जैसे मरकरी है तो हम कहते हैं शेयर मार्केट में चले जाइए, पल्सेस रिलेटेड कमोडिटी ट्रेडिंग कर लीजिए। राहु है तो क्रिप्टो जैसे में चले जाइए जी, डिजिटल करेंसीज में। जुपिटर आपको स्ट्रेंथ दे रहा है तो गोल्ड की तरफ को चले जाइए। सैटर्न स्ट्रेंथ दे रहा है तो मेटल में आयरन जैसे या फिर ऑयल जैसी चीज़ों में चले जाइए। मून आपको स्ट्रेंथ दे रहा है तो आप सिल्वर में चले जाइए, या फिर वीनस स्ट्रेंथ दे रहा है सिल्वर में चले जाइए। वैसे जुपिटर के अंदर भी जैसे हमने आपको बताया तो गोल्ड एक हमारा एक अच्छा सा एलिमेंट बन जाता है। तो ऐसे हम प्लैनेट्स के हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ और उनकी चीज़ों को कैपेबिलिटी पॉइंटर्स पे भी ले लेते हैं। तो ऐसा करके हम एक जर्नलाइज डिवीजन कर लेते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। ये तो हो गया एक इंडिविजुअल का। इसी के अगर हम एक पैटर्न एलिमेंट्स को आगे लेके जाएं तो फिर हमारे से अगला क्वेश्चन आता है कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी में, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया कि ये करें, इस कंपनी का शेयर उठेगा या नहीं उठेगा। आदमी तो डिसाइड हो गया ये कर सकता है, चलो एक पार्ट फाइनल कर दिया हमने आज। अगला पार्ट ये है कि कहाँ पैसा लगाए। वो मैंने एक जर्नल ट्रेडिंग का पैटर्न दे दिया, लेकिन उसके अंदर भी किस कंपनी का शेयर उठेगा, किस कंपनी का नहीं उठेगा। तो वो हम कंपनी के खुद के कॉर्पोरेट चार्ट्स हम बना लेते हैं, जो जर्नली हमारे पास डेटास होते हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के या फिर उनकी लिस्टिंग की डेट्स के। एक जर्नलाइज चार्ट बना लेते हैं। एक्यूरेसी की इसलिए हम इसमें वो नहीं करेंगे 100% गारंटी पॉइंटर्स, क्योंकि इसमें अप डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक जर्नलाइज आइडिया आ जाता है कि ये मेरा सेक्टर मैंने चूज़ किया, जो मैंने अपने प्लैनेट्स के बेस पे चूज़ कर लिया, उस सेक्टर के बेस पे मैंने ये कंपनी से उठाई, उस कंपनी में भी मैंने एक्चुअल कैलकुलेशन करी कि बढ़ेगा या घटेगा। फिर उससे अगला जो फाइनल रोल आता है वो ये आता है कि कल मार्केट उठेगी या कल गिरेगी। वहाँ जाके सारा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, जहाँ जाके जो मैं ये पूरी की पूरी इसमें पूरी स्टडी पैटर्न्स लेके आया हूँ, ये इसको एक्सप्लेन करते हैं जी। प्लैनेट बेस्ड है, सारे के सारे हिस्टोरिकल रिसर्च बेस्ड हैं, और सारे के सारे सिर्फ रिसर्च बेस होने की वजह से कोई भी मैं किसी को एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा हूँ कि इसको ठीक मानिए गलत मानिए। ये हिस्ट्री और प्लैनेट की एक स्टडी का पैटर्न्स बनाया गया। इसी के बेस के ऊपर 2025 की भी एक
कैलकुलेशन करी गई जो मैं Calculations आपको सीधा एक रन थ्रू फटाफट स्पीड ठीक के है अंदर गुरुजी, इसी के बेसिस पे जा रहे हैं। तो अगर हमने इसके हिसाब से चला तो हमारे को सबसे पहला रोल जो हमने नोटिस किया मंदनी के हिसाब से अगर हम जाते हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जिसको हम कहते हैं, उसमें स्लो मूविंग प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल आता है। ठीक है, इसमें हमें प्लूटो को आज कोट करना चाहूँगा। प्लूटो जब भी सैटर्न के साथ यानी शनि के साथ कोई भी अपना एक रिलेशन बनाते हैं, उस टाइम मार्केट्स में हमेशा बहुत बड़े लेवल की फ्लक्चुएशन होती है। ओके, जैसे ही बनाते हैं होती है। लास्ट 2020 में कैप्रिकॉर्न में आए थे फरवरी के एंड में, तो मार्केट स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 12% क्रैश करे थे। अब ये हो गया ओवरऑल मंदनी का एक पॉइंट। हर बारी क्रैश नहीं होगा, अप एंड डाउन दोनों फ्लक्चुएशंस की बात कर रहे हैं। राइट। अगर हम इसी को अब इंडिविजुअल पे लेके चले जाएं तो हम कहेंगे जब जब आपके शनि आपके वो चार्ट में जहाँ पे प्लूटो बैठे हैं उसके को कहीं पे क्रॉस करेंगे, या फिर प्लूटो ने कहीं आपका कॉम्बिनेशन शनि के किसी घर के साथ या शनि की किसी राशि के साथ बना दिया, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी है क्योंकि आप फ्लक्चुएशन के जोन में हो। राइट। इसी के साथ क्या होता है, हम यहाँ पे ना मून को भी एक साथ में देखने लग जाते हैं। अगर आपका मून नीच का है जी, या फिर बहुत सारे मेलेफिक उसके बाद दृष्टियां हैं, तो आप ना कहीं ओवर थिंकर हो जाते हो और आपको अपने विश्वास खुद बनाने लग जाते हो, क्योंकि इमोशंस कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसमें एक बड़ा एक अजीब सा है जो अगेन रिसर्च बेस्ड है, बिल्कुल प्योर रिसर्च की बात कर रहे हैं। जब जुपिटर मून से रिलेशनशिप बनाता है, कहने के लिए तो बहुत अच्छा है, गज केसरी योग बनाता है, लेकिन वो आदमी को ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है और वो अपने आप को एक्सपर्ट समझने लग जाता है। एंड ओवर कॉन्फिडेंस तो सब शेयर जानते मार्केट ही में हैं। किसी के साथ भी काम नहीं करता। तो अगर आपका मून कमज़ोर हो, केंद्रम कहते हैं दोष में हो या फिर नीच का हो, और ऊपर से अगर जुपिटर के साथ अगर कहीं से भी कुछ वो लेके जा रहा है, तो आप सोच समझ के जाइए, आपको उतनी समझ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ये इसका पहला रोल है। फिर ये केतु अगर मून के साथ आ गया, वो भी ग्रहण योग है, उस टाइम भी यही होता है। ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग वो पहले ही सोचने लग जाएगा कि ये मेरे पे तो काम करेगा ही करेगा। इसी के बेस के ऊपर अगर हम एक एक करके चलते हैं, सबसे पहला प्लैनेट जो मैं हमेशा कहता हूँ मरकरी। अगर हम मरकरी की सिर्फ लास्ट 20 ईयर्स की स्टडी करके चले, मरकरी जब जब स्कॉर्पियो के अंदर जाता है राशि में, तब मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती है, वोलेटिलिटी होती है, अप एंड डाउन होता ही होता है ओवरऑल। ओके। तो नॉर्मल जो हमने देखा है 1% to 6% का हमेशा उसने अप एंड डाउन के जैसे ही वो एंटर करता है, जब वो एंटर करता है उसके 4-5 डेज के अंदर 100% करता है, हमेशा अप डाउन। ओके। तो मैं आपको पीरियड के हिसाब से चलता हूँ। अक्टूबर 2025 में 0.9% इंक्रीज हुआ था, 25 अक्टूबर। नवंबर 27, 2007 में 1.2% डिक्रीज हुआ था। नवंबर 19, 2008 में 1.5% डिक्रीज हुआ था। नवंबर 12, 2009 में 5.6% इंक्रीज हुआ था। तो ये 20 इयर्स का स्टडी है। और रिसेंट पे आ जाते हैं तो 2017 में इंक्रीज हुआ 0.8, 2018 to 26 अक्टूबर को 1.4% डिक्रीज हुआ। नवंबर 21, 2021 में 2% डिक्रीज हुआ। अब सेम 2024 देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है। नवंबर के अंदर उसने फिर फ्लक्चुएशन करी 3% का। ठीक है, तो ये इसका बहुत क्लियर सा एक एलिमेंट आता है कि जैसे जैसे मरकरी की मूवमेंट स्कॉर्पियो के साथ होगी तो ये अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएशंस देगा। तो आप देखिए, एज इफ यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर है अगर आप, तो सोच समझ के घुसिए, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन में आप सीधा तूफान के अंदर जा रहे हैं। तो सजेशन ये नहीं है कि आप करिए या नहीं करिए, सजेशन ये है जो करिए सोच समझ के करिए, नहीं तो उस टाइम इंटर मत करिए, माइंडफुल होके करिए जो भी कर रहे हैं। तो आपको पता है इस टाइम तूफान का टाइम है और फिर भी आप बोट उतारेंगे, वो भी छोटी सी बोट होगी तो डूबने का पूरा चांस है। तो उस टाइम को
एक चीज़ को आप सोच समझ के चलिए। शेयर मार्केट अच्छी चीज़ है, आई एम नॉट सेइंग कि छोड़ दीजिए, ये करिए। अपनी कॉम्बिनेशन समझिए, स्ट्रेंथ समझिए और सिचुएशंस की हालात समझिए कि आपको इतने स्ट्रॉन्ग विंड के अंदर घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए, ये समझिए। दूसरा प्लैनेट अगर हम इसमें लेके चले, जिसके अंदर अगर मैं एक फिर दोबारा एलिमेंट लेके जा रहा हूँ, सैटर्न का लेके, शनि को लेके, और मैं फिर दोबारा, मैं सिर्फ इस टाइम हम डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। सैटर्न का रेट्रोग्रेड लास्ट ईयर 29 जून को शुरू हुआ और नवंबर 15 को खत्म हुआ इक्वेरियस साइन, साल 2024 में। करेक्ट, बिल्कुल रीसेंट स्टडी है। तो सैटर्न का जो एक ट्रेंड है, अगर वो एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो पहले एक जगह पे आके रुक जाते हैं 4 दिन के लिए अप्रॉक्सीमेटली। ओके। फिर अगले 4 दिन जब वो रुक जाते हैं तो वो धीरे चलते हैं। फिर उससे अगले 4 दिन वो एक नॉर्मल स्पीड को पकड़ने के लिए आगे की तरफ को बढ़ते हैं, क्योंकि कहीं से भी जा रहे हैं, आप समझिए इधर जा रहे हैं, पहले रुकेगा तभी तो वापसी लेगा जी। जब वो रुकेगा तो उसका एक स्टेशनरी पॉइंट आता है। नॉर्मली सैटर्न का 4 डेज का या 5 डेज का होता है। ओके, ठीक है। फिर एकदम ही स्पीड नहीं पकड़ लेगा, रुकी हुई कार है एक तरीके से आप समझ लीजिए, तो वो एक पॉइंट को हल्का सा आगे मूव करेगा, फिर वो आगे स्पीड पे आएगा, तो उसे अपनी फुल स्पीड पे नॉर्मल पे आने में अप्रॉक्सीमेटली हम 10 to 12 डेज या 13 डेज लगते हैं। ओके। जब भी सैटर्न इनके आसपास के पॉइंट्स पे होते हैं, मार्केट पूरी तरह से फ्लक्चुएट करते हैं। अगेन ये स्टडी पैटर्न है, इसीलिए मैंने आपको 2024 में डेट्स रिपीट कर देता हूँ। 29 जून और ख़त्म हुए नवंबर 15 को। अगेन हम हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं, ताकि हम ये ना हो कि हम सिर्फ अपनी सोची हुई चीज़ पे चल रहे हैं या अपने उसमें चल रहे हैं। तो पूरा हमारे पास एक डेटाबेस है। अगर हम इस डेटाबेस को अगर सही तरह से अगर समझ सके, तो आपके जो आजकल जो इतने सारे ग्राफ्स आते हैं ना, उसके बजाय एस्ट्रोलॉजी का भी डेटा आपके पास हो ना, तो आप बहुत अच्छा गेस कर सकते हैं व्हेन टू एंटर एंड व्हेन नॉट टू एंटर। बस बाकी तो आपकी मर्जी है, आपके चार्ट्स की स्ट्रेंथ है, आपकी हंगर पावर है, उस चीज पे जा लेकिन सकते आपको वो अगर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ चाहिए तो आप इन चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। देखिए आज की डेट में हो क्या गया है, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है। पहले आज तक नॉर्मल ये होता था कि जो कंपनी के ओनर्स होते थे, सीईओ होते थे, वो एस्ट्रोलॉजी की आपसे बेसिक चीज कराने आते थे कि कल क्या होगा, प्रोजेक्ट कर रहे हैं अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, शेयर में आ जाए नहीं आ जाए, काइंड ऑफ। आज की डेट में क्या हो गया, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी और ज़्यादा डीप चले गया। हर महीने मैं कहूँगा हमारे पास 100+ ऐसी रिक्वेस्ट आती है, हम ये एम्प्लॉय को ज्वाइन करा रहे हैं, ये हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, अच्छा है या बुरा है, काम करेगा या नहीं करेगा। तो हम इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी पोजीशन वाइज भी आती होंगी कि ये पोजीशन इसके लिए ठीक है या नहीं, या नहीं, क्योंकि क्रिटिकल हो गया ना डिसीजन मेकिंग। आज की डेट में जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं और एक्सपोजर बढ़ रहा है, आपके पास एक एक आदमी इंपॉर्टेंट हो गया। आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हो गई हैं, एआई ने बहुत सारी चीज़ें टेक ओवर कर ली। तो उसके साथ साथ आपकी चॉइसेस को लिमिटेशन में, नॉलेज में लाने के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज़ आने लग गया। तो कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी बहुत इवॉल्व होती जा रही है शेयर मार्केट्स के अलावा। जी, ये इस पे जाती जा रही है। आपने जैसे गुरुजी यहाँ पे एआई का जिक्र किया, चैट जीपीटी है हमारे पास और कितने सारी चीज़ें हैं जो अब और टेक्नोलॉजी आने वाली है, और आईटी सेक्टर की बात करें तो शायद वो अभी थोड़ा डाउनफॉल की तरफ भी है। और क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे कॉर्पोरेट की बात हो रही है, एआई चैट जीपीटी आने वाली है, वो ओवर पावर कहीं ना कहीं कर देगी इन सब चीज़ों को? देखिए इसमें ना कोई डाउट ही नहीं है। 200% एआई एक दिन ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन इंटेलिजेंस को ओवरटेक करेगी। इसके लिए तो एस्ट्रोलॉजी की भी सोचने की जरूरत नहीं है या देखने की जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है कि जितनी स्पीड पे वो सीख रहे हैं, या चैट जीपीटी एक दिन में बैठ के जितनी लैंग्वेज सीख लेता है। इतने सारे एग्जांपल हैं कि चैट जीपीटी ने पूरी की पूरी एक लैंग्वेज सीख ली 15 मिनट में जी। तो अगर वो इतनी स्पीड पे सीख सकता है तो उसके पास इस टाइम मिसिंग क्या है? एक ही चीज़ मिसिंग है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स। यस, फीलिंग्स नहीं है, बाकी सब कुछ आ गया उसके पास। एक बॉडी नहीं है और एक इमोशंस नहीं है। बॉडी देने के लिए कल ही कुछ दिन पहले ही 2 या 3 दिन पहले अनाउंसमेंट हुई है इलॉन मस्क साइड से कि हम 2025 के एंड तक हम ह्यूमनॉइड्स काम करने के लिए घरों में दे देंगे, बहुत सारे, वो भी नहीं थोड़े भी नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा एक नंबर्स भी दिए। तो इसका मतलब उन्हें बॉडी भी मिल जाएगी, बस एक इमोशंस रह गए, बस फीलिंग्स। तो जिस दिन इमोशंस की बात आएगी तो उस दिन ऑब्वियसली वो टेक ओवर भी कर लेंगे धीरे धीरे। अब किसी ने थोड़ी सोचा था कि हम इधर बैठेंगे अमेरिका बात कर लेंगे या इधर बैठेंगे वो हो जाएगा। तो
ये सारी चीजें तो विद टाइम इवॉल्व होनी ही होनी है। लेकिन जिस दिन घर में ह्यूमनॉइड्स आ जाएंगे उस दिन शायद फीलिंग्स भी आ जाएंगी। पता नहीं ह्यूमनॉइड की तरफ के तो फीलिंग 100% आ जाएंगी, जैसे हमारे अपने पेट के साथ आ जाती है। जापान ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुका है जी। कि तो उन्होंने वो छोटे छोटे जानवर बनाए थे कि आप उन्हें बड़ा करिए, खाना खिलाइए, वो मरते भी थे, तो वो एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो हमारे इमोशंस अगर आने लग जाएंगे कहीं ना कहीं वो भी इंटेलिजेंस से उसी तरह से चाहे फेक करें लेकिन बिहेव करना शुरू कर देंगे। तो ये तो होना ही है, एआई ने टेक ओवर। अब एआई ने, जैसे अगर हम इसी की बात बोले, एआई हम हमेशा मैं कहता हूँ राहु है। तो अगर हम एआई की अगर हम इस टाइम कैलकुलेशन करें, जो वो चार्ट्स बनाते हैं इस टाइम, मैं कहूँगा उनकी एक्यूरेसी लेवल इज ऑलमोस्ट 50-60%। 50-60% अगर आपके पास एक स्ट्रेंथ आ जाती है और बाकी आपके फंडामेंटल्स के ऊपर आप स्टडी करते हैं, आप ओवरऑल आपके पास एक स्ट्रेंथ ऑफ अपने इमोशन कंट्रोल करना, अपना माइंड कंट्रोल करना और कैलकुलेटिव स्ट्रेंथ्स हैं प्लैनेट्स की, आप तो पहले दिन से ही विनर है। इसी वजह से जो ये एआई आई है, इसी की वजह से इस टाइम इतना सारा रिटेल इन्वेस्टर आ गया। नहीं तो रिटेल इन्वेस्टर आता कहाँ से? नहीं तो सिर्फ एफआई और एफडीआई बस वही करते। रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास 50,000 है वो भी कर रहा है, जिसके पास 50 लाख है वो भी कर रहा है। और आने का रीज़न बड़ा सिंपल है, एआई। और एआई जितना डेवलप होगा उतना ज़्यादा आएगा। वहीं पर हम अगर गुरुजी बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, जिसका क्रेज़ आजकल यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, तो वो किन के लिए है और किन के लिए नहीं है? किन कॉम्बिनेशंस को वो फॉलो करनी चाहिए अगर पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं आ रहे हैं या स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो कौन से कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिनको वो करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए? देखिए, जिस चीज़ की समझना है ना, अगर एज अ ह्यूमन और एज अ इंटेलिजेंट पर्सन, एजुकेटेड, मैं बोलूँ उसे नहीं करना चाहिए। आप एज एन एस्ट्रोलॉजर पूछोगे या प्लैनेट कॉम्बिनेशन पूछोगे तो उसमें तो राहु का ही सबसे बड़ा रोल आता है, क्योंकि वो एक अननोन है। अगर हमें आप ही से एक जनरल क्वेश्चन पूछूं, आपने क्रिप्टो वर्ड यूज़ किया जी। क्रिप्टो अगर एक कॉइन बनता है तो वो कैसे बनता है? फॉरेक्स का तो आपको पता था, मैंने इतना सोना रखा और गवर्नमेंट ने इशू कर दिया जी। आज आपको पता है कि अगर एक बिटकॉइन बनता है तो कैसे बनता है, या टोटल कितने बिटकॉइन है मार्केट में, तो वो क्रिप्टो की मिंटिंग कैसे होती है, आपको कुछ भी समझ है? जो आप अगर इस टाइम ये टॉपिक पूछ के अगर मेरे को इस टाइम जवाब नहीं दे पा रहे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 99% लोगों को इसकी समझ नहीं है जी। वो सिर्फ जुए की तरह से यूज कर रहे हैं। तो जब 99 को समझ ही नहीं है और आप उसमें जुए की तरह कर रहे हैं, तो जीतेंगे हारेंगे तो वो भी तो जुए की तरह ही रिएक्ट और करेगा ना, यानी सडन गेन और सडन लॉस। दैट इज व्हाट इज राहु। राहु है क्या? तो बनता कैसे बिटकॉइन? किसी ने बोला ही नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं जी। नॉर्मली तो हमें पता है ना, इतनी करेंसी है हमारे पास, इतनी वहाँ है। तो बस ये चीज़ें को लिए जब हम सबको कहते हैं जिसकी समझ नहीं उसमें मत जाइए। अननोन वाटर, यानी किसी भी ऐसे तालाब में उतरेंगे जिसकी गहराई आपको नहीं पता, डूबने का खतरा बहुत है। हाँ, राहु की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, प्लैनेट का कॉम्बिनेशन इसी में हमने साथ में किया, तो जिसके राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रेंथ में जा रहा है और उसको समझ बहुत अच्छी आ रही है, इमेजिनेशन से वो कंट्रोल समझ पा रहा है, वो उतर जाए। बट खतरा बहुत है क्योंकि अननोन है, आपको उसके फंडामेंटल्स नहीं आते जी। तो कौन सा बढ़ेगा? कई लोग फिर ये वाली सोच सामने लाएंगे कि जब तक प्रैक्टिकली उसको करेंगे नहीं, उतरेंगे नहीं वहाँ पे, तो जानेंगे कैसे? मैंने कहा ना, प्रैक्टिकली उतरना एक अलग बात है ना। मैंने आपको बोला थ्योरेटिकली एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बिटकॉइन बनता कैसे? कौन ओनर है, कौन कंट्रोल करता है? इतनी सारी एक्सचेंज आ गई हैं, एक मैं आपको कितनी एक्सचेंज के नाम बता सकता हूँ जो एक एक रात में बंद हो गई, बिलियंस लेके बंद हो गई। जो बिलियनर था वो एक रात के अंदर बिल्कुल ही करोड़, कहते जमीन पे आ गया, बेगर बन गया। तो जब इतना बड़ा फ्लक्चुएशंस है कि एक्सचेंज जिसकी है वो भी क्रैश कर सकता है, जिसका आपको वो बनता कैसे, आप वो जो खरीद रहे हो वो है क्या आपको ये भी नहीं पता है, उसका आपको थ्योरेटिकली चीजें नहीं पता है, तो उस तालाब में तो आप सीधा ही डूबने के लिए जा रहे हो ना। तो पहले पढ़ाई करिए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पढ़े लिखे, उसके हिसाब से विद एस्ट्रोलॉजी के उससे मैं बता रहा हूँ। पहले समझिए, बुरी चीज़ नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा मत करिए, समझिए फिर उतरिए। अपनी स्ट्रेंथ समझिए, अपने उसके काम कैसे करता है वो समझिए, कैसे उससे आपको फ़ायदा हो सकता है और आप कितना उसमें एक्सपोजर लेके अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। नहीं तो हार्ट अटैक होगा या फिर आप डिप्रेस होकर सुसाइड करेंगे, वो सब चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है। तो प्रॉफिट के लिए उतरे, बिजनेस की तरह सोचिए, लॉजिक्स में जाइए,
आप एक दुकान भी खोलते हैं तो सर्वे करते हैं ना, इधर कितनी भीड़ आती है, कितना किराया होगा, कितना खर्चा होगा। गुरुजी अब साल 2025 पर आ जाते हैं कि इस बार मार्केट जो है उसका स्टेटस क्या होने वाला है, क्या ट्रेंड्स होने वाले हैं, क्या वेव्स होने वाली हैं? देखिए, मैं जब ये शुरू किया था ना समझाना कि कैसे हम मंदनी को यूज़ करते हैं ओवरऑल मार्केट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए, कब क्या ऊंचा जाएगी कब नीचा जाएगी, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है वो है मरकरी, बुध का। सबसे पहला मैंने उसके अलावा आपको समझाया था, मरकरी जब भी अपनी मूवमेंट स्कॉर्पियो में करते हैं तो एक एक्स फ्लक्चुएशन आती है। उसके अलावा मैं ये फिर दोबारा, मैं ये वाला डेटा तो मैं ऑलमोस्ट 30 इयर्स के ऊपर, 30 साल के उसके ऊपर लेके बैठा हुआ हूँ, पूरा कैलकुलेशंस लेके, लेकिन सिर्फ टाइम सेव करने के लिए सीधा सीधा सा बात बोले कि मरकरी जब भी कॉम्बस्ट होते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो मार्केट में 100% फ्लक्चुएशन आते हैं। 100%, मैं वर्ड बहुत बड़ा यूज़ कर रहा हूँ, 100% फ्लक्चुएशन आती है। मेरे पास 30 इयर्स का डेटा ये प्रूव करने के लिए, ठीक है, मैं फिर सिर्फ डेटाबेस बात कर रहा हूँ। तो जब भी मरकरी अस्त होंगे मार्केट फ्लक्चुएट करेगी, बड़ा सिंपल रूल है। तो हम सीधा 2025 का मैं डेटा आपको रीड करके मैं बताता हूँ कब कब अस्त होने जा रहे हैं। अब उसके हिसाब से बिल्कुल ही नज़दीक भी बैठे हैं कुछ डेटों के। 21 जनवरी से 22 फरवरी तक अस्त रहेंगे, 17 मार्च से 4 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, 18 मई से 8 जून तक अस्त रहेंगे, 19 जुलाई से 11 अगस्त तक अस्त हो जाएंगे, 3 सितंबर से 4 अक्टूबर तक अस्त हो जाएंगे, 13 नवंबर से 7 नवंबर तक कॉम्बस्ट हो जाएंगे। टोटल 145 दिन अस्त होंगे, ठीक है। तो 145 दिन का फ्लक्चुएशन 2025 में आएगा। अब इसी को थोड़ा और छोटा करते हैं नजदीक आने के लिए, ताकि ये तो आपने तो आधा साल ही खराब कर दिया बोलोगे। कई लोग घबरा गए होंगे ये सुनकर। हाँ, तो आधा साल खराब नहीं करते, नजदीक आ जाते हैं। मरकरी जब भी रेट्रोगेट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक सबसे पहले उस टाइम मौसम जरूर बदलता है, हवा चलेगी, आंधी आएगी, कुछ ना कुछ बदलेगा जब भी रेट्रोगेट होंगे। जैसे ही होते हैं ना, कभी भी आप पुराना हिस्ट्री उठा लेना, नहीं तो अगली डेट आपको बता ही रहे हैं, उस दिन का आपको पता ही होगा। आपने अगली बताई 21 जनवरी, वो कॉम्बस्ट की है। अभी हम रेट्रोगेट पे आ रहे हैं। रेट्रोगेट मतलब वक्री, उल्टा चलना, ठीक है, उसके ऊपर आ रहे हैं। तो जिस टाइम भी रेट्रोगेट होंगे, मैंने कहा 100% होंगे कॉम्बस्ट में, 200% फ्लक्चुएट करेंगे जब वो रेट्रोगेट भी हो जाएंगे साथ में उसी टाइम में। ओके, ठीक है, 100%, अब ये 200% हो गया आपके सामने गणना के लिए, ठीक है। तो डेट है 17 मार्च, 17 मार्च से 4 अप्रैल तक वक्री हो जाएंगे। 19 जुलाई से 11 अगस्त को वक्री हो जाएंगे, ये बहुत लंबा वक्री है, 24 दिन का। उसके अलावा 13 नवंबर से 27 नवंबर को 14 डेज के लिए फिर वक्री हो जाएंगे। टोटल में 45 दिन ये वक्री रह रहे हैं 2025 में। 45 डेज। ये 45 दिन तो आप माने या नहीं माने, आप सिर्फ डेटा प्रूव करके बताएगा कि आप समझ लीजिए मार्केट्स में तूफान होगा, ऊपर नीचे का, ऊपर नीचे दोनों तरफ का। तो ये इसका पहला पॉइंट है। तो ये वाली डेट्स जितने आपको बताए, ये डेट्स को आप नोट कर लीजिए। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, एक ही छोटा सा डिस्क्लेमर है, जब तक आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, या फिर इतना पैसा आप लेके नहीं जा रहे जिसके अंदर आपको कोई डूबने का खतरा नहीं, या लाइफ खराब नहीं हो रही, सिर्फ छोटा सा जुआ खेल रहे हैं, ये टाइम है इसी चीज़ को इन एंड आउट करने का। गुरुजी, जैसे आपने फ्लक्चुएशन बताया, तो ये कितना बुरा या कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में डालेगा? देखिए, बुरा और पॉजिटिव ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मंदनी ना बहुत बड़ा टॉपिक है जी। मैं यहाँ बैठ के अगर आपको इंडिया की स्टॉक मार्केट BSE NSE पे बात कर लूंगा तो क्या मिलेगा? कल USA में क्रैश हो गया, इंडिया क्रैश कर जाएगा। हाँ, समझे? में 2008 में यही हुआ था, US से क्रैश हुआ था, इंडिया के फंडामेंटल्स खराब नहीं हुए थे। तो USA में सब प्राइम के परेशानी हुई, इंडिया क्रैश कर गया। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड हो चुका है। तो हम इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जब पता है ये तूफान का टाइम है, थोड़े दिनों के लिए शांत रह लीजिए ना, या उतना करिए जितना आपको सब्र में आए। उसमें भी अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो ऊंच की तरफ का गैस और नीच की तरफ का गैस आपने ठीक कर लिया तो बहुत ज़्यादा भी कमा पाएंगे। डे ट्रेडिंग चीज़ों के लिए कर पाएंगे, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो तो कवर अप कर ही लेती है।
तो ये एक जर्नल डिस्क्लेमर ऐसी, देखिए जी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, साथ में एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं आपको ना एक विद डिस्क्लेमर ये बता रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि सोच समझ के उतरिए। ना मैं आपको ये कह रहा हूँ मत उतरिए, ना ही मैं ये आपको कह रहा हूँ कि उतर जाइए। मेरा कहना ये सोच समझ के उतरिए। तो ये जितना भी ज्ञान हम दे रहे हैं ये सिर्फ इसलिए है कि सोच समझ के कब रहना है और नॉर्मल फ्लो में और अपने नॉलेज के बेस पे कब रहना है, बस ये इतना सा फर्क है। मतलब अल्टीमेट जो फंडा है वो ये है कि आपको माइंडफुल होके चलना है और ध्यान से अपने एक्चुअल फंडामेंटल्स क्लियर रखिए तो यू कैन गेन। बिल्कुल 100% करेक्ट है। अगर आप सिर्फ इमोशन बेस खेलेंगे आप हारेंगे, आपके चार्ट्स में स्ट्रेंथ नहीं है आप हारेंगे, ओवरऑल आपके पूरे ट्रांजिट सही नहीं जा रहे आप हारेंगे, बाहर की मार्केट्स वगैरह के ऊपर नीचे के फ्लो खराब है आप हारेंगे। तो हारने के जो हम कॉम्बिनेशंस करते हैं ना वो हमेशा हम कहते हैं 70% है, 30% विनिंग कॉम्बिनेशन होता है जब भी हम कभी प्योर जुए की बात करें। जब हम फंडामेंटल्स ऐड करें तो उतनी परसेंटेज इंक्रीज होती जाती है, जैसे 30 से 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा जी। कई बहुत अच्छे ट्रेडर हैं जो 70% पे विन करते हैं। तो ये कैलकुलेशन फंडामेंटल्स और नॉलेज और आपकी स्ट्रेंथ्स देती है, ये उसी पे जाता है। तो 2025 का ट्रेंड तो अप एंड डाउन ही है जी। वहीं अगर मैं नेशनल एस्पेक्ट पे अगर बात करती हूँ, बजट आने वाला है, बजट और बहुत सारे लोगों की उम्मीद उससे जुड़ी हुई है, अगर मैं उसके प्रेडिक्शन की बात करूँ तो क्या लग रहा है आपको गुरुजी कैसा होने वाला है? देखिए बहुत टची टॉपिक है और अगर हम टाइमिंग की बात बोले ना उसी के आसपास ना 6 प्लैनेट पाइसेस में आएंगे, उसी के आसपास। अगर मेरा इसी पीरियड की बात बोले रेट्रोगेट के और चीज़ें, तो रेट्रोगेट का टाइम भी 17 मार्च से 4 अप्रैल बोला है फ्लक्चुएशन का। तो आप अगर ये समझ रहे हैं बिल्कुल एक नॉर्मल सा बजट आएगा तो नहीं आएगा। ओके। या तो बहुत पॉपुलर आएगा या बहुत अनफेवरेबल आएगा। ओके। क्योंकि फ्लक्चुएशन तो क्लियरली बता रहे हैं प्लैनेट्स। तो सीधा सीधा बजट भी उसी के हिसाब से जाएगा। लेकिन अगर हम ये बोले बहुत पॉपुलर जाएगा तो मैं कहूँगा क्योंकि जो ये कॉम्बिनेशन मरकरी बना रहा है जो एक यंग एज को भी डिपिक्ट करता है, उसी टाइम अगर हम सैटर्न और इनके ट्रेंड्स देखें तो जुपिटर भी कहते हैं मार्गी हो चुके होंगे, उनके पास ही आगे सीधा जा रहे होंगे, जनवरी में वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे, शनि भी मार्गी होंगे उसी टाइम पे। तो मैं ये कहूँगा अगर मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल की बात बोलें, सिंगल आदमियों की बात बोलें या रिटेल वालों के लिए बोलें तो अच्छा जाएगा, अच्छा होने वाला अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे को ये बोलें कि ओवरऑल कंट्री के लिए कैसा जाएगा या नहीं जाएगा, हम वहाँ बोलेंगे ये मिक्स जाएगा। क्यों मिक्स जाएगा? वहीं से पीछे से राहु शनि के सेम डिग्री के बिल्कुल क्लोज आ चुके होंगे। तो वो क्रैश का पॉइंट होता है, लॉसेस का कहीं ना कहीं। करेक्ट 100%, क्योंकि 12वें घर के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बन रही है। तो वक्री भी वहीं हो रहे हैं, मरकरी कॉम्बिनेशंस भी वहीं बन रही हैं, सारे के सारे प्लैनेट भी 6 के प्लैनेट भी वहीं बैठे हुए हैं। तो उस टाइम तक तो अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। तो पहले मिक्स आएगा, फिर थोड़ा अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा। मतलब जो जिसको मैं क्रैश भी कह सकता हूँ 6 to 10% का। फिर उसके बाद अगर हम बोलें जब जुपिटर जब कैंसर में पहुँच के उच्च के हो जाएंगे तो समझिए उस टाइम ऊपर भी जाएगा, अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो अगर हम ये पूरे साल को देखें और जुपिटर की स्पीड देखें, इस साल में 3 घर पार करेंगे वो एक ही साथ में। जब वो 3 घर इतनी तेजी से पार करेंगे तो 100% ग्रोथ जरूर आएगी। जब हम कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज की ग्रोथ है होगी। जुपिटर किस चीज़ के वो हैं? सोने के। सोना बढ़ेगा, पक्का बढ़ना चाहिए। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं 1 लाख के भी पार जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन अब उसके दूसरा पॉइंट पे आते हैं। मरकरी जितने 145 दिन नेगेटिव जा रहे हैं ये हमारे करेंसी के वो हैं प्रतीक। तो करेंसी हमारी कितनी गिर चुकी होगी। तो सोना जो बढ़ रहा है वो इसलिए नहीं बढ़ेगा कि इंटरनेशनली बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हमारी अपनी करेंसी वीकनेस की तरफ को जा रही होगी। इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा 100%, क्योंकि वही मरकरी भी उसी सेल्स और उसका वो है। फिर उसके अलावा ऑयल, क्योंकि शनि बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बना रहे हैं कि ऑयल भी कहते बढ़ेगा। जब ऑयल प्राइस बढ़ेगा और करेंसी डाउन होगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। जी। आप सिर्फ शेयर मार्केट पूछेंगे तो मैं कहूँगा 100% बढ़ेगी। सोने का प्राइस पूछेंगे 100% बढ़ेगी। अगर आप मेरे से पल्सेस और नॉर्मल ये कमोडिटी ट्रेडिंग की बात पूछेंगे 100% बढ़ेंगे।
लेकिन इसलिए नहीं बढ़ेंगे कि इंटरनेशनली बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि हमारी भी अपनी एक वीकनेस साथ आ रही है। इसी टाइम अगर हम पूरा का पूरा राहु का एलिमेंट और मूवमेंट देखें, क्योंकि वो भी घर बदल रहा है, शनि के ऊपर आ रहा है, FII और FDI का बहुत मूवमेंट आउटवर्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्च के अंदर इतने प्लैनेट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हमारे पास इंटरनेशनल सपोर्ट वीक हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट बढ़ रही है, फिर भी सोना बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिसकी वजह से पैसा उस तरफ को मूव करेगा, रिटेल वाला। तो क्या हमारे इंटरनेशनल सपोर्ट जो है, जो फैक्टर्स हैं, वो वीक होने वाले हैं? अभी तक तो अगर हम इन चार्ट्स को माने, देखिए अगर हम गवर्नमेंट की बात बोले, अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई एज सच इंडिया में कमी नहीं है, हर चीज़ बहुत अच्छी डेवलप हो रही है, एज सच में कोई परेशानी नहीं दिख रही। लेकिन अगर हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बेस में, इसमें मैं किसी के पर्सनल पॉलिटिकल पार्टी चीज़ में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अगर मैं सिर्फ चार्ट्स के बेसिस में बोले, यस हम वीकनेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ रुकती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द करेंसी पॉइंट होता नजर आ रहा है, तो महंगाई बढ़ती तो पक्का दिख रही है। अगर हम इंटरनेशनल सपोर्ट्स मंदनी के हिसाब से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट वीक होते नजर आ रहे हैं। और अगर गुरुजी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो उसका क्या स्कोप है? आउटफ्लो सब बाहर की तरफ को जाता नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा। यही मैं आपको राहु का घर चेंज करने का और शनि के साथ का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा अंदर घुसेगा, लेकिन FDI की बात बोले तो वो मूवमेंट बाहर की तरफ को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसी वजह से तो मार्केट फॉल और अप एंड दिखा रहा है। तो ये मूवमेंट बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा। हाँ, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगी, बहुत लोग इसमें उतरेंगे, बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, अप डाउन होगा, ये होगा। सो गुरुजी, जाते जाते क्या आप हमारे व्यूअर्स को ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहते हैं जो वो इस पे इम्प्लीमेंट करें और गेन्स की तरफ जा सकें? देखिए, एक छोटी सी एडवाइस है, एज अ ह्यूमन एडवाइस, एंड आई एम एजुकेटेड पर्सन जिसको अपने एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटेंसी, नंबर सब पढ़ा है। एक सिंपल सा ह्यूमन एडवाइस है, वो करिए जिसकी समझ रखते हैं, जिसको आप समझें, जिसके बारे में आप पूरी तरह समझा भी पाएँ और ख़ुद को भी अपने आप को समझा सकें कि मैं क्या ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर आपको गलत लग रहा है और अपने आप को रोकने की आपके पास हिम्मत और क्षमता भी है जी, और इसमें कोई इमोशंस नहीं लगा रहे और कोई भी ऐसा रिस्क नहीं ले रहे जो आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है। हाँ, प्रॉफिट कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है ऐसा रिस्क नहीं ले रहे, तभी आप इस तरफ को आइए और जो करिए सोच समझ के, धैर्य के साथ, संयम के साथ और पूरी समझ के साथ करिए जी। कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पे काम मत करिए, कोई इंटरनेट के ज्ञान पे काम मत करिए। और जो आदमी आपको ये सिखा रहा है कि मैं आपको रात में करोड़पति बना सकता हूँ, तो उससे पूछिए आप तो कल रात को करोड़पति बने थे या नहीं बने थे, वो सवाल ज़रूर पूछिए। जब आप ये सारे सवाल पूछ लेंगे, आप अपना डिसीजन बहुत अच्छी तरह ले पाएंगे और फिर उन्हीं स्टॉक्स या उन्हीं प्रोडक्ट्स या उन्हीं फॉरेक्स पे जाएंगे जिसकी आपको समझ आ जाएगी, जो आ जाए उसमें जाइए जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप स्पीकिंग ट्री पर आपने इतने अच्छे से अपना ज्ञान साझा किया हम सबके साथ। और आप सबको ये पॉडकास्ट कितना पसंद आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी कहीं लगा रहे हैं तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके लगाइए, बहुत माइंडफुल होके लगाइए, जैसे कि पॉडकास्ट में हमने चर्चा की है। और आपको कितना पसंद आया है ये तो ज़रूर बताइएगा और स्पीकिंग ट्री को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।